We are going to discuss today a very important topic can be asked to you as a short question or short note called illegal association. So let's have the introduction first. In order to prevent the mischief arising from large trading undertakings being carried on by large fluctuating bodies, so that persons dealing with them did not know with whom they were contracting, the law has put a ceiling on the number of persons constituting an association or partnership. An unincorporated, or we can say an unregistered or non-registered company, it may be a company, it may be an association, or it may be a partnership firm consisting of a large number of persons has been declared illegal. Sometimes what happens, हम किसी एसोसिएशन में मेंबर बन जाते हैं पर हमें पता ही नहीं होता है कि एसोसिएशन लीगल है या इलीगल है। तो जब भी आप कोई भी एसोसिएशन में मेंबर बनने जा रहे हैं, पहले इतनी इंक्वायरी जरूर कर लीजिए वेदर द एसोसिएशन, इट मे बी एन एसोसिएशन, इट मे बी अ कंपनी, इट मे बी अ पार्टनरशिप, ये वैलिड है या इनवैलिड है, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, क्या जो लिमिट दी गई है मेंबरशिप की उस लिमिट से ज्यादा तो मेंबर्स नहीं बन गए इस पर्टिकुलर कंपनी में। थोड़ी सेंस, ये थोड़ी नॉलेज अगर आप में हो तो आप बच सकते हैं पेनल्टी से। आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो जाएगी फिर, तो इस सिचुएशन में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी इफ इट इज एन इलीगल एसोसिएशन। तो थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद मिसचिफ करते हैं। मिसचिफ क्या करते हैं, जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो करते हैं, ठीक है। इलीगल एसोसिएशन फ्रेम करके इलीगल काम भी कर लेते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। अब एग्जैक्टली इलीगल एसोसिएशन का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। सेक्शन 464 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 reads along with the Rule 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014 provides that no association or partnership consisting of more than 50% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association or partnership or by the individual members thereof, unless it is registered as a company under this act or is formed under any other law for the time being. Definition है illegal association की as per section 264 subsection। इसमें पहली बात आती है नंबर ऑफ मेंबर्स। कोई भी एसोसिएशन हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, यहाँ एसोसिएशन या पार्टनरशिप या कंपनी के जो मेंबर्स है 50 से ज्यादा नहीं होने। चलिए ठीक है, 50 से ज्यादा हो गए तो कोई गुनाह कर दिया, नहीं गुनाह नहीं कर। अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स बन रहे हैं तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। 50 से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो चलेगा, उसे इलीगल नहीं मानेंगे। लेकिन 50 से ज्यादा मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो कंपलसरी हो जाता है कि आपने उस एसोसिएशन का, उस फर्म का, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पर्टिकुलर एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस करना, और बिजनेस करके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेन प्रॉफिट, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ गेन यानी प्रॉफिट करना। 50 से ज्यादा मेंबर हो, बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, पर्टिकुलर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उसे इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। 50 से कम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं, उसे लीगल ही माना जाएगा, वो इलीगल एसोसिएशन नहीं है। लेकिन 50 से संख्या ज्यादा बढ़ती है और बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट करना ऑब्जेक्टिव है, तो फिर वहां पे कंपलसरी कंपनीज एक्ट के अंडर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए।
या कंपनीज एक्ट यहाँ भारत के अंदर अन्य जो भी जिस वक्त आप अपनी कंपनी की रचना कर रहे हैं उस वक्त जो लॉ प्रिवेलिंग उसके बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो ये हो गए डेफिनेशन की डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में अगर मुझे ये समझना है इलीगल एसोसिएशन क्या है तो आपको डेफिनेशन याद रखने में दिक्कत हो रही है। एटलीस्ट ये 3 लाइन भी आप लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया एक्सप्लेन इलीगल एसोसिएशन, तो ये 3 लाइन भी अगर आप लिखते हैं तो 2 मार्क मिल सकते हैं। सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है हमारे बीकॉम के कोर्स में, और वैसे ही डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखना भी जरूरी नहीं, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो भी नहीं, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर हो जाए तो अच्छा है। An association formed with more than 50% in any type of business but not registered. ऐसा एसोसिएशन जिसकी सभ्य संख्या 50 से ज्यादा है, फिर कोई भी स्वरूप का बिजनेस करते, बिजनेस लॉफुल ही होना चाहिए, इलीगल बिजनेस भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस बट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन नहीं किया। 50 की संख्या है तो कोई गुनाह नहीं है, 50 से ज्यादा संख्या तो भी गुनाह नहीं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन तो करवा दें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आप लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, वैसे काम है, ऐसी बात है। लाइसेंस तो लेना चाहिए ना, रजिस्ट्रेशन तो करवाना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन तो वो एसोसिएशन को कैसा एसोसिएशन माना जाएगा सर? अंडर दिस एक्ट इट इज कॉल्ड इलीगल एसोसिएशन। Hence, if such an association is formed and not registered, एसोसिएशन का निर्माण हो गया लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन अंडर आइदर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ, मे बी कोऑपरेटिव एक्ट, डिपेंडिंग ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से भी ऐसा हो सकता है, इट विल बी रिगार्डेड एज एन इलीगल एसोसिएशन although none of the objects for which it have been formed is, भले आपको इलीगल एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं, आप एक्टिविटी बिजनेस तो लीगली करने वाले हैं, फिर भी इलीगल माना जाए। ऐसा नहीं कि आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और आप दारू का धंधा कर रहे हैं, यानी लिक्योर बेच रहे हैं, वाइन बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस लीगली कर रहे हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इसलिए इलीगल माना। ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं, 4 कंडीशन देखते हैं, 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो थोड़ा समझने की कोशिश। In order to attract the prohibition contained in section 464, 4 conditions must be fulfilled. 4 शर्तों का पालन करना है। मीन्स ये देखना है कि ये 4 कंडीशंस कौन सी है और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या ये इलीगल एसोसिएशन है या नहीं। नीचे की 4 शर्तें अगर फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि ये इलीगल एसोसिएशन है। वो 4 शर्तें कौन सी? अगर ये 4 शर्तें मिलती है, फुलफिल होती है, सेटिस्फाई होती है, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ये लीगल एसोसिएशन है। चलिए देखते हैं, पहली शर्त क्या है? इट मस्ट बी अ कंपनी, एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स। मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी है? अभी हमने देखा डेफिनेशन 50, पहले 100 थी, अब 50 है, ध्यान रखिएगा। करंट सिनेरियो 50 का है, 2014 के अमेंडमेंट्स के बाद ये 50 हो गया, पहले 100 था, तो ये भी माइंड में रखिएगा। यानी संख्या अगर 50 से ज्यादा है तो उसे इलीगल एसोसिएशन माना जा सकता है। आगे की शर्तें भी देखनी होगी, तभी इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। It must not have been registered as a company under the Companies Act, nor must it have been formed in pursuance of some other Indian law. कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो प्रोसेस होनी चाहिए, वो नहीं हुई। या कंपनीज एक्ट या भारत के अंदर उस वक्त जो लॉ प्रिवेलिंग होगा उस वक्त के हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन उस प्रोसेस को जो फॉलो करना चाहिए था अगर आपने नहीं किया, देन इट विल बी कंसीडर एज इलीगल। संख्या 50 से ज्यादा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। कोई भी स्वरूप का बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट द बिजनेस मस्ट हैव फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द कंपनी, एसोसिएशन और पार्टनरशिप
और बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स देयरऑफ। ये 4 शर्तें इस केस के हिसाब से डिसाइड की गई थी। वीवी रुया वर्सेस एस दालमिया 1968 का ये केस है। इस केस की वजह से ये 4 शर्तें लागू की गई जो आज हम पढ़ रहे हैं, और जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं अगर ये 4 पॉइंट क्लियर हुए, ये 4 शर्तें सेटिस्फाई हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएशन लीगल एसोसिएशन नहीं है, इट्स एन इलीगल एसोसिएशन, गैर कायदेसर मंडल कहवाए, गैर कानूनी मंडल बनाया हुआ है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो 4 शर्तें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी 50 से संख्या ज्यादा हो, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, नहीं करवाया कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तीसरा पॉइंट है बिजनेस, कोई भी स्वरूप का बिजनेस कर रहा हो। और चौथा पॉइंट है बिजनेस करने का मकसद पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, एक्विजिशन ऑफ गेन यानी प्रॉफिट कमाना है। ये 4 पॉइंट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएशन इलीगल है। आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा संख्या है तो रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो लीगल एसोसिएशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो वो इलीगल है। सिंपल। एक फेमस केस है वो लेते हैं, इलीगल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, बाबूलाल वर्सेस लक्ष्मी भारत ट्रेडिंग कंपनी 1966 का एक केस है। देखते हैं इस केस की डिटेल्स क्या है, क्या हुआ था एग्जैक्टली इस केस के अंदर। बाबूलाल वर्सेस लक्ष्मी भारत ट्रेडिंग कंपनी 1966, एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन शब्द का उपयोग किया गया है। कैसा एसोसिएशन है? ये ऐसा एसोसिएशन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। ये केस जो है दोस्तों 1956 का जो कंपनी एक्ट था उस वक्त का है। केस पुराना है 1966, तब कौन सा एक्ट लागू था? 1956 का एक्ट लागू था और तब की सभ्य संख्या 100 थी। 100 आज के जमाने में 50 हो गई है लेटेस्ट एक्ट के हिसाब से, तब 100 था। यानी दोनों चीजें हैं, लिमिट से ज्यादा संख्या है मेंबर्स की, और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे शामिल हो गए। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे जी हाँ, तो एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ 115 मेंबर्स was allied to be formed at the instance of government to assist it in distribution of grain among public। अब यहाँ पे जो लक्ष्मी भारत ट्रेडिंग कंपनी है, इन्होंने क्या किया, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के काम कर रही थी, गवर्नमेंट को असिस्ट कर रही थी। किसमें असिस्ट कर रही थी सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन्स है जो हम नॉर्मली कहते हैं राशन पानी, तो राशन पानी देने के लिए ये कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया गवर्नमेंट से। ठीक है, और ये कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है, लेकिन संख्या ज्यादा है, 115 की फौज है और अनरजिस्टर्ड है। प्रॉब्लम वहां है, काम अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है, राशन पानी वाला काम आप अच्छा ही कर रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो, ग्रेन्स दे रहे हो। It was established from evidence that an element of acquisition of gain was present in its formation। ये पता चला कि लक्ष्मी भारत ट्रेडिंग कंपनी भले गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी लेकिन साथ साथ में मुनाफा भी कमाने की कोशिश कर रही थी, यानी गड़बड़ी कर रही थी, यूं कह रहे हैं। प्रॉफिट कमाने की बात आ गई, अगर प्रॉफिट कमाने की बात नहीं होती तो भी बच जाते, लेकिन वहां प्रॉफिट अर्निंग की भी बात आ गई। It was therefore held that it was an illegal asset and came into the purview of Section 11। Section 11। मैं दरवाजा बंद कर दूं।
came into the purview of सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 जो है कंपनीज एक्ट 1956 के जमाने की बात है। आज कौन सा सेक्शन लागू हो रहा है? सेक्शन 464 आज के जमाने। ठीक है, आज की अगर बात करें तो यहाँ पे इस केस के जजमेंट में यही डिसाइड किया गया, एक तो सभ्य संख्या ज्यादा, 100 से ज्यादा, ठीक है, तब के जमाने में 100 थी, आज के जमाने में कैलकुलेट करें तो 50 से ज्यादा है। अनरजिस्टर्ड है, वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, जो नहीं करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, जो नहीं करवाया। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग रखा ऑब्जेक्टिव, तो ये सारी बातें आ जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम था, पब्लिक के लिए काम करना था, तो वहाँ प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए था। तो अल्टीमेटली इसे क्या माना गया? इलीगल एसोसिएशन माना गया। अगर आपकी एसोसिएशन, आपकी कंपनी अगर इलीगल है तो इसकी इफेक्ट क्या होगी? द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एसोसिएशन which falls within the terms of section 464 is that such association is illegal. Such association is illegal and has no existence in the eyes of law. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो कानून की नजरों में आप कंपनी नहीं हो, आपकी कोई एसोसिएशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। The law does not recognize it so much, so no relief can be granted either to the association or to any of its members, as the contractual relationship on which it is founded is illegal. अगर पता चला कि आपकी एसोसिएशन इलीगल एसोसिएशन है तो पहली बात तो ये है कि कानून की नजरों में ये एसोसिएशन मानी नहीं जाएगी। भले उसका अस्तित्व है लेकिन कानून की नजरों में कोई अस्तित्व नहीं है। इन द आइज ऑफ लॉ इलीगल एसोसिएशन हैज नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट सो मच, सो नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। कानून की नजरों में ऐसी एसोसिएशन है ही नहीं, इलीगल मानी जाएगी, कोई फायदा भी नहीं मिलेगा आपको, कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगी, और जो भी बंदे हैं इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के अंदर, ठीक है, उनको बल्कि पेनल्टी भी लग सकती है, अहिया नहीं वगड़ता, उनको पेनल्टी भी लग सकती है। सो ऑन विच इट इज फाउंडेड एज इलीगल। ऐसा ये जो हमने डिस्कशन किया, इफेक्ट की जो हमने बात की, वो कहाँ की है सर? बद्री प्रसाद वर्सेस नागरमल 1959 का ये केस है। यहाँ पे जजमेंट लिया गया कि अगर आपकी एसोसिएशन इलीगल है तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं, कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं, बल्कि पनिशमेंट मिलेगी, फाइन पे करना पड़ेगा। ये कंक्लूजन। चलिए थोड़ा एक्सेप्शन से वो देख लेते हैं। However, section 464 subsection 1 does not apply in the following cases. इलीगल एसोसिएशंस, कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं, कुछ ऐसी कंपनीज है जिसे हम इलीगल एसोसिएशन नहीं मानते हैं, जिसे हम इलीगल एसोसिएशन नहीं मानते। तो वो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसे हम इलीगल एसोसिएशन नहीं मानते? तो सबसे पहली ऐसी कौन सी कंपनी है सर? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को इलीगल एसोसिएशन नहीं माना जाता, भले ये सबसे बड़ा सट्टा बाजार है, शॉर्टकट में पैसे कमा सकते हैं, आज 100 रुपए लगाए कल 150 के बेच दो, एक तरीके से जुआ माना जाता है, फिर भी इसे इलीगल एसोसिएशन नहीं माना जाता है, इसे छूट दी गई है, ये एक्सेप्शन में रखा गया है, इसे इलीगल एसोसिएशन नहीं माना गया। तो सबसे पहले पॉइंट पे क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इलीगल एसोसिएशन सिंस इट इज नॉट फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। यहाँ कोई बिजनेस की बातें नहीं है, ठीक है, ये कोई धंधा नहीं कर रही है, इकोनॉमी को चला रही है, समझ लीजिए एक तरीके से। अगला पॉइंट है नंबर 2, साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट। इस तरीके के ट्रस्ट के नाम आपने सुने हुए होंगे, बस वही एनजीओस की बात कर रहा हूं, यूं समझ लीजिए। नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशंस होंगे,
कोई रिलीजियस एसोसिएशन होगा, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होगी जैसे इसरो है, लिटरेरी होगा कोई, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है हमारे जैसा, यहाँ कोई ग्रांटेड इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ फ्री एजुकेशन दिया जा रहा हो, यानी यहाँ तो बहुत ही कम फीस में एजुकेशन दिया जा रहा हो। कोई सामाजिक संस्था हो सकती है, सोशल एंड अदर एसोसिएशन इंक्लूडिंग क्लब्स भी हो सकते हैं, नॉट हैविंग as their object the acquisition of gain are excluded from the purview of this section। जिसका इरादा मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो, वैसी सारी एसोसिएशन को इसमें से छूट दी गई है, इसे हम इलीगल एसोसिएशन नहीं मानेंगे। और नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन दूसरा एक्सेप्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान से समझ लेगा। तीसरा ऐसा कौन सा एसोसिएशन है या कंपनी है जिसे इलीगल नहीं माना जा सकता, तो है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली ज्यादातर हमने देखा होगा, आज के जमाने में भी हमारे भारत के अंदर जॉइंट फैमिलीज आपको दिखेंगी, ठीक है, तो इनको भी एक्सेप्शन में रखा गया है। सेक्शन 464 डज नॉट अप्लाई टू वन शब्द उपयोग किया गया, वन जॉइंट फैमिली, वन जॉइंट फैमिली को एक्सेप्शन में रखा गया है, लेकिन 2 या 3 जॉइंट फैमिली अगर साथ में जॉइंट वेंचर कर ले तो वो इलीगल हो जाएगा। सिंगल जॉइंट फैमिली है तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली में कैरी ऑन एनी बिजनेस इवन फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स and with any number of members without being registered or formed in pursuance of any Indian laws as required by section 464 of the act, and yet it will not be illegal association। हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली एक फैमिली है, वह एक्सेप्शन में जा सकता है, उसको कोई आंच नहीं आएगी, वो बिजनेस कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, भले सभ्य संख्या 50 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। नॉर्मली होती नहीं है 50 से ज्यादा जॉइंट फैमिली में, नॉर्मली 50 से ज्यादा नहीं होती है, अगर होती भी है तो उसे इलीगल नहीं माना जाएगा अगर वन जॉइंट फैमिली है तो, लेकिन एक से ज्यादा जॉइंट फैमिली हो जाए तो वो इलीगल माना जाएगा, भले फिर संख्या 50 से कम क्यों ना हो। इसलिए ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। बट वेयर, ये मैंने अभी जैसे आपको बताया, बट वेयर 2 जॉइंट हिंदू फैमिलीज जॉइन हैंड्स टू कैरी ऑन बिजनेस then the provision of section 464 becomes applicable, यानी उसे हम इलीगल एसोसिएशन हम मान सकते हैं, उसे माना जाएगा। तो 3 ऐसे एक्सेप्शंस हमने देख लिए, पहला था स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा क्या था, स्टॉक एक्सचेंज के बाद क्या था, सेकंड नंबर पे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, और तीसरा अभी हमने देखा क्या था, जॉइंट हिंदू फैमिली। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, डिसएबिलिटीज की, ड्रॉबैक्स की, वीकनेस की, इफेक्ट्स ऑफ इलीगल एसोसिएशन। अगर आपने कोई इलीगल एसोसिएशन खोली या आप कोई ऐसी इलीगल एसोसिएशन में ज्वाइंट हो गए एज अ मेंबर, तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, उसमें आपकी हालत क्या होगी, उस एसोसिएशन की हालत क्या होगी, उस मेंबर की हालत क्या होगी, ये समझना जरूरी है। नंबर 1, इट कैन नॉट एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट। इट का मतलब क्या है, इलीगल एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन कैन नॉट एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एसोसिएशन को कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं है। नॉर कैन इट इशू एनी मेंबर और आउटसाइडर, वो किसी पे केस करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, करेंगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। जो खुद इलीगल है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता, इन सिंपल वर्ड्स। नंबर 2, इट कैन नॉट बी इशूड बाय अ मेंबर और एन आउटसाइडर फॉर एनी डेब्ट्स ड्यू टू हिम एज इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एनी डेब्ट्स। अब आप इलीगल एसोसिएशन खोल के बैठे हो, पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आप डेब्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती, और अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो आप किसी पे केस नहीं कर पाओगे, मेंबर खुद मेंबर भी कंपनी पे केस नहीं कर पाएगा, दिक्कतें होंगी। आउटसाइडर केस तो करेगा, लेकिन फिर पैसे भी होने चाहिए लीगल एसोसिएशन में, किसको जिम्मेदार ठहराएगा वो,
यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। क्यों समझ में? नंबर 3 सिचुएशन देखते हैं क्या होता है। इट हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, इट हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, however it can get registered any time and become legal. लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसका, उसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कानून की नजरों में ये कंपनी है ही नहीं, ये एसोसिएशन है ही नहीं। लेकिन हाँ, बाद में अगर चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जैसे ही आपकी संख्या 50 से ज्यादा बढ़ी, 51 हुआ, 52 हुआ, 55 हुआ, उसी वक्त इस एसोसिएशन का पहला कार्य ये बनता है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो बाद में फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ी भी होती है, कोई मेंबर ने गड़बड़ी की हो, कोई ऐसा व्यवहार किया हो जो नहीं करना चाहिए, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कंपनी लीगल एक्शन ले सकेगी, काम आसान हो जाएगा। Every member, number 4, every member shall be personally liable to unlimited extent for any liabilities incurred in such business. अगर आपका एसोसिएशन इलीगल है तो आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। If your association is illegal, your liability becomes unlimited. पार्टनरशिप फॉर्म जैसी हालत आपकी हो जाएगी। नंबर 5 सिचुएशन पे चलते हैं। एवरी मेंबर शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू ₹1 लाख। जितने भी मेंबर है उनको पेनल्टी लग सकती है अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी, कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर्सनल बेनिफिट देख लिया हो, एसोसिएशन का बेनिफिट नहीं देखा हो, पर्सनल बेनिफिट देखा हो किसी मेंबर ने, तो वहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। किसी जनता को या कोई अन्य कंपनी को आपकी वजह से नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई व्यक्तियों ने करनी पड़ेगी। उस समूह में जितने व्यक्ति होंगे उनको करनी पड़ेगी और ये फाइन 1 लाख तक जाएगा। एवरी मेंबर करोड़ों का घपला किया हो तो फिर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट्स मेंबर्स हैव नो रेमेडी अगेंस्ट ईच अदर। Its member have no remedy against each other or contribution or apportionment in respect of partnership dealings and transactions. कोई उपाय नहीं है आपके पास। अगर आपका एसोसिएशन इलीगल है, आपने जितना कंट्रीब्यूट करना था वो शायद हो सकता है आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा हो, तो उसको अगर रिकवर करना हो तो आप कैसे रिकवर करें, उसका भी उपाय नहीं है। क्योंकि आपका एसोसिएशन ही इलीगल है तो आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते, केस करके भरपाई की आप मांग भी नहीं कर सकते। तो यहाँ रिकवरी की भी प्रॉब्लम होगी मेंबर्स में। तो ऐसे एसोसिएशन में मेंबर बनना ही नहीं है, आप कसम खा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट्स मेड बाय एन इलीगल एसोसिएशन आर हाउएवर लायबल टू असेसमेंट टू इनकम टैक्स। लीजिए, आपने भले एसोसिएशन इलीगल किया हुआ हो लेकिन उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। ऐसा एक केस में जजमेंट दिया गया है, गोपाल जी कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CITA। तो ये जो है यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि ये कंपनी को जो इलीगल एसोसिएशन मानी गई थी उसे टैक्स पे करना पड़ा। असेसमेंट में लिया गया, टैक्स का कैलकुलेशन किया गया और टैक्स पे करना पड़ा था।